नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बीटी यूपी 2020 में 5 मार्क्स का पूछा है और क्वेश्चन है आपका कंसिस्टेंसी से। आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है और फिर इसे सॉल्व करना है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि समीकरण निकाय, यहाँ पर 3 इक्वेशन दी गई हैं, राइट। ये सुसंगत है अर्थात कंसिस्टेंट हैं और फिर इन्हें सॉल्व कीजिए, राइट। तो कंसिस्टेंसी पे मेरा 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को देखिए। तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या कंडीशन होती है कि सिस्टम कंसिस्टेंट तब होता है जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स A कोलोन B यानी ऑगमेंट मैट्रिक्स अर्थात संवर्धित आव्यूह की रैंक जब आपके मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट के रैंक यानी रैंक ऑफ A के बराबर हो जाए तो ये कंसिस्टेंट कहलाता है, राइट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। अब ये ऑगमेंट मैट्रिक्स या फिर संवर्धित आव्यूह क्या होता है, फिर इस रैंक कैसे निकालते हैं, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, राइट। तो और फिर जब आपने ये प्रूफ कर लिया कंसिस्टेंट, तो फिर इन्हें सॉल्व करना होता है। सॉल्व कैसे करते हैं, पहले रैंक निकाल लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 समीकरण दिया गया है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी। तो हमने इन 3 समीकरण को कॉपी कर लिया, फाइन, ओके। जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट। तो हमने इन तीनों समीकरण को कॉपी कर लिया है और ये समीकरण यहाँ पर इस प्रकार से हैं। तो हम इनका नाम दे देते हैं। ये समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है और ये आपका समीकरण 3 है, राइट। तो सबसे पहले हम इस दिए गए समीकरण को मैट्रिक्स फॉर्म या आव्यूह रूप में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे दिए गए समीकरण को हम आव्यूह रूप यानी मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। कौन सी मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें हम x, y और z के कोफिशिएंट लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -3 है और z का कोफिशिएंट 5 है, राइट। तो 2 -3 और 5, 2 -3 और 5, राइट। और ठीक इसी प्रकार से इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। पहले आपने x का कोफिशिएंट लिखा है, फिर y का और फिर z का। ठीक इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे इक्वेशन में भी x, y और z के कोफिशिएंट को क्रमशः लिखेंगे, राइट। ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट -1 है, राइट। सो 3, 1 और ये -1। ठीक इसी प्रकार से आखिरी इक्वेशन में भी x, y और z के कोफिशिएंट लिखेंगे। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि ये कोफिशिएंट क्रमशः लिखे जाएंगे। सबसे पहले x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट और फिर z का कोफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 4 है और z का कोफिशिएंट -6 है। तो 1, 4, -6, राइट। तो ये हम लिख लेते हैं 1, 4, -6, राइट। उसके बाद हम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल क्या है, हमारे 3 वेरिएबल हैं x, y और z, राइट। तो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल में आपका आ जाएगा x, y और z, x, y और z। और फिर ये इक्वल होगा किसके, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट के, राइट। तो ये इक्वल साइन है यहाँ पर। तो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होती है, जो इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होते हैं वही मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कहलाता है, यानी अचर आव्यूह जो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर कितना है, 1, 2 और 1, राइट। तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर जो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है वो 1, 2 और 1, राइट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है यानी गुणांकों का आव्यूह, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, राइट। ये जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है, राइट, इसे हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और ये जो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है, जो अचर आव्यूह है, जो इक्वल साइन के राइट हैंड साइड लिखा होता है, उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, राइट। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्या है, बी क्या है। तो ये जो ए है वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट यानी अचर के गुणांकों का आव्यूह है, राइट। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, गुणांकों का आव्यूह, राइट। उसके बाद ये जो है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स कहलाती है, ठीक है, ये कैपिटल एक्स है। और उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट ये आपका बी है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है और कैपिटल एक्स क्या है, राइट। तो उसके बाद हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे कहते हैं ऑगमेंट मैट्रिक्स, समवर्धित आव्यूह। इसको डिनोट करते हैं ए कोलोन बी से, राइट, ए कोलोन बी से डिनोट करते हैं। तो ए कोलोन बी में क्या है, देखिए, कोलोन से पहले आपका ए होता है, तो ये वाली मैट्रिक्स आपकी होगी। उसके बाद हम कोलोन लगाएंगे और उसके बाद ये बी वाली मैट्रिक्स होगी, राइट। तो इसे लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपकी ए मैट्रिक्स है, मैंने ए मैट्रिक्स यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो लेट मी कॉपी मैट्रिक्स ए, राइट। सो दिस इज ए। तो मैंने ए मैट्रिक्स को कॉपी कर लिया है। उसके बाद क्या है, कोलोन है, देखिए हमने ये ए मैट्रिक्स है, यही वाली मैट्रिक्स जो ए है, जो यहाँ पर लिखी गई, मैंने उसे कॉपी कर लिया है। उसके बाद कोलोन है और फिर उसके बाद ये बी है, तो ये वाली बी वाली मैट्रिक्स लिखेंगे कोलोन के बाद, राइट। और जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर कोलोन हो गया और उसके बाद जो बी मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 2 1, जो बी मैट्रिक्स है उसे हम लिख लेते हैं 1 2 1, राइट, 1 2 और 1, राइट। अब देखिए, यही आपकी जो मैट्रिक्स है ए कोलोन बी, इसे ऑगमेंट मैट्रिक्स या संवर्धित आव्यूह कहते हैं। तो ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये संवर्धित आव्यूह यानी ऑगमेंट मैट्रिक्स कहलाती है। और ये जो मैट्रिक्स है जो अंदर वाली कोलोन से पहले वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, अब हमें निकालना होता है रैंक ऑफ ए कोलोन बी यानी ऑगमेंट मैट्रिक्स की रैंक अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स के आ जाए तो सिस्टम जो होता है कंसिस्टेंट होता है, राइट। उस केस में आपका सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, राइट। ओके, तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है, रैंक ऑफ ए कोलोन बी यानी ऑगमेंट मैट्रिक्स की रैंक निकालनी, राइट। तो आइए जो रैंक, अच्छा एक बात मैं आपको भूल गया, अभी इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, समीकरण निकाय हो, तो वहां पर ओनली रो ऑपरेशन अलाउड होता है, राइट, ओनली रो ऑपरेशन, ओनली रो ऑपरेशन, केवल आप पंक्तियों में ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो प्रारंभिक रूपांतरण होते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसा क्यों ओनली रो ऑपरेशन, ये मैंने वीडियो 1 में समझाया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ध्यान, इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा आपको केवल रो ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर जो हम रैंक निकालेंगे, रैंक निकालने के लिए ओनली रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में हमें इन्हें सॉल्व करना होता है, राइट। और सॉल्व करने के लिए ही हमें केवल रो ऑपरेशन अलाउड होता है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं आया है तो बस यहाँ के लिए इतना मान लीजिए कि हमें केवल और केवल रो ऑपरेशन करना अलाउड है, राइट। तो जस्ट अब हमें इसकी रैंक निकालनी है, राइट।
हमें इनकी रैंक निकालनी है इस ऑगमेंट मैट्रिक्स की, तो मुझे कॉपी कर लेने दीजिए, राइट। तो आप सभी लोग, और रैंक जो हम निकाल रहे हैं वो एशलॉन फॉर्म में निकालते हैं। तो एशलॉन फॉर्म में यहाँ पर 1 होता है, जबकि यहाँ पर 2 दिया गया है। तो क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे कि हम यहाँ पर 1 ला सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर देखिए रो 3 में ये 1 है, तो हम रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, राइट। तो जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं अभी, रो 1 इज इंटरचेंज्ड विथ रो 3। तो ये जो सिंबल है परस्पर बदलने का है, कि मतलब अदला बदली कर रहे हैं। रो 1 की जगह हम रो 3 लिख देंगे और रो 3 की जगह रो 1 को लिख देंगे। तो अब जो मैट्रिक्स आएगी A कोलोन B, अब ये इक्वल साइन नहीं होगा, अब ये इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये इक्वल साइन की जगह अब इक्विवेलेंट साइन होगा, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ओके। तो अब हमें रो 1 की जगह रो 3 लिखना है। तो 1 4 -6 और 1, तो ये हो गया आपका 1 4 -6 कोलोन 1, राइट। उसके बाद रो 2 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया है, तो रो 2 एज इट इज रहेगी। सो 3 1 -1 कोलोन 2, और रो 3 की जगह हमें रो 1 लिखना है, राइट। तो 2 -3 5 कोलोन 1, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, ये एशलॉन फॉर्म में यहाँ पर 1 होता है, वो हमने कर लिया, फाइन। उसके बाद एशलॉन फॉर्म में इस 1 की मदद से ये जो 3 और 2 है इनको हमें 0 करना होता है। तो अब यहाँ पर 1 है, तो बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं। जैसे देखिए, इस 3 को 0 करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 में 3 का गुणा करूँगा तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 में से घटा दूंगा। तो ये ऑपरेशन होगा, उसको लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए, यहाँ पर 1 बना लेने से हमें बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 है तो हमको सिंपल है क्या कि 1 में 3 का गुणा कर देंगे और 3 में से घटा देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। और एशलॉन फॉर्म में हमें 0 करना होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो रो 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सिंपल है, 1 में 2 का गुणा कर देंगे और 2 में से घटा देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑपरेशन को हम लिख लेते हैं। कैसे डिनोट करेंगे? R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 3R1, राइट। तो ये आपका एक ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन क्या है? R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2R1, राइट। तो आइए अब जो नई मैट्रिक्स बनती है उसको लिख लेते हैं। वो होगी A कोलोन B। अब ये इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या हम कि रो 1 में, जस्ट अ सेकेंड, हम क्या देख रहे हैं कि रो 1 में हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो रो 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। वो है 1 4 -6 कोलोन 1, ये एज इट इज होगा, राइट। अब रो 2 देखिए, रो 2 कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? पहले R1 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो इस वाली रो में 3 से गुणा कर देंगे और फिर R2 में से घटा देंगे, राइट। तो आइए ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 1 × 3 हो जाएगा और 3 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। होल पॉइंट 3 का गुणा करने का यही था कि ये 0 हो जाए, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आपका सेकेंड एलिमेंट है 4, अब 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका -11, फाइन। उसके बाद -6 में हम गुणा करेंगे 3 का, तो -18, और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +18 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा, राइट। ये 17 हो जाएगा। -1 माइनस ऑफ -18, तो ये +18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, राइट, कोलोन। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर -1 हो गया, फाइन। जस्ट अब हमारी आखिरी रो बची हुई है, तो आखिरी रो में क्या करना है, देखिए R3 को रिप्लेस करना है। क्या करना है, पहले R1 रो में 2 का गुणा करना है, इसमें 2 का गुणा करना है, राइट। उसके बाद R3 में से घटा देना है, इसमें से घटा देना है। तो आइए ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो पहले हम 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 हो जाएगा, और 2 में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। सो 2 - 2 0, राइट। उसके बाद 4 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 हो जाएगा, और -3 - 8 ये -11 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये -11 हो जाएगा, फाइन। उसके बाद यहाँ पर आप 6 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6 में, सॉरी, -6 × 2 -12, और ये 5 -12 तो ये +17 हो जाएगा, राइट। तो ये +17 हो जाएगा, फाइन। और उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो लास्ट एलिमेंट है इसमें हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, और 1 में से -2 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, राइट, फाइन। तो ये -1 हो गया। अब मुझे अगले पेज पे कॉपी कर लेने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट। तो अब ये हमारा, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, प्रॉपरली कॉपी नहीं हो पाया है ये, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, फाइन। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए, अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इसे 1 बनाइए और फिर उसकी मदद से आप इसे 0 कीजिए। तो अगर आप, ये काम करना होता है एशेलॉन फॉर्म में, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर देखिए जो रो 2 और रो 3 बिल्कुल इक्वल है क्या, ये 0 -11 17 -1, ये 0 -11 17 -1, ये एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो हमारा टारगेट होता है पहले इसको 1 बनाना और फिर इसको 0 करना, बट यहां पर हम देख रहे हैं कि बिना 1 बनाए ही बड़ी आसानी से इसको 0 कर सकते हैं, राइट। कैसे, दोनों इक्वल है, ये -11 है, ये -11 है। तो अगर मैं R3 में से इसको 0 करना है तो R3 में से R2 को घटा देता हूं, दोनों -11 और -11 है तो 0 हो जाएगा, राइट। और यहां पर 17 - 17 ये भी 0 हो जाएगा, राइट। और ये -1 और माइनस ये +1 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये जो ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - R2, राइट। देखिए चूंकि ये जो R3 है और ये जो R2 है दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए R3 क्या है, 0 -11 17 -1, और R2 क्या है, 0 -11 17 -1, ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो आइए ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहां पर A:, B इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो तो एज इट इज है, तो 1 4 -6 कोलोन 1, सेकेंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं है तो एज इट इज 0 -11 17 कोलोन -1, राइट। उसके बाद अब जो थर्ड रो है देखिए, ये -11 और -11 तो ये प्लस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, राइट। ये तो ऑलरेडी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आना चाहिए कि ये -11 है और ये -11 है तो दोनों सेम है, तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। -11 और -11 तो ये प्लस हो जाएगा, तो -11 + 11 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 17 - 17 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
कोलोन, फिर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। अब लास्ट एलिमेंट है -1 और ये -1 दोनों बराबर है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस ये +1 हो जाएगा और ये -1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया, राइट। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको 1 करना होता है, इसको 1 करना होता है एशलॉन फॉर्म में। तो आइए इसको 1 कर लेते हैं। अब 1 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, -11 से डिवाइड करना होगा, राइट, तभी तो ये 1 होगा। अगर ये -11 है और इसको 1 करना है तो मैं -11 से डिवाइड कर देता हूं। तो अब मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूं, क्या R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 डिवाइड बाई -11, राइट। तो R1 पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, जस्ट अ सेकेंड, A:B इक्विवेलेंट। अब मैं देख रहा हूं कि R1 पे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 1 4 -6:1, चूंकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया तो ये एज इट इज। 2 पे हम -11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 0 डिवाइड बाई -11 0 ही रहेगा, राइट। तो ये आपका 0 हो गया। अब ये देखिए -11 डिवाइड बाई -11 ये 1 हो जाएगा। होल पॉइंट -11 से डिवाइड करने का यही था कि ताकि ये 1 हो जाए, ठीक। उसके बाद ये 17/-11 हो जाएगा, दिस इज 17 डिवाइडेड बाई -11। तो ये जो माइनस साइन है इसको मैं न्यूमरेटर में लिख लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। सो ये जो डिनोमिनेटर में है इसे मैं न्यूमरेटर में कर देता हूं, राइट। और उसके बाद जो ये लास्ट एलिमेंट है -1 डिवाइड बाई -11, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ये 1/11 हो जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/11 लिख लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/11, ओके। उसके बाद जो थर्ड रो है वो तो सारी 0 है, यहाँ पर 0 है, राइट। 0 0 0 और कोलोन के बाद 0, राइट। अब देखिए जो रैंक ऑफ A:B है, यानी इस मैट्रिक्स की रैंक, जो कि ये जो बड़ा वाला आव्यूह है, जो कंप्लीट आव्यूह है, इसकी रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स A:B, ये जो है ये किसके बराबर है, एशलॉन फॉर्म में जो रैंक होती है, आप सभी लोगों को पता होगा कि अशून्य पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, राइट, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो अगर नॉन जीरो रोज काउंट करेंगे तो पहली रो नॉन जीरो है, मतलब कि अशून्य पंक्ति है, ये भी अशून्य पंक्ति है, और अगर देखेंगे तो ये जो तीसरी पंक्ति है ये शून्य पंक्ति है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज केवल 2 है। तीसरी शून्य पंक्ति क्यों है, क्योंकि सभी एलिमेंट शून्य हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है आपका केवल 2 है, राइट। तो जो रैंक ऑफ A:B है वो 2 है, ठीक। और अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। अब उसके बाद अब आप देखिए कि रैंक ऑफ A क्या है। रैंक ऑफ A का मतलब कोलोन से पहले जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक देखनी है आपको। तो अगर आप रैंक ऑफ A देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। अगर आप रैंक ऑफ A देखेंगे तो यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो अगर आप देखेंगे तो पहली रो जो है नॉन जीरो है, दूसरी रो नॉन जीरो है, लेकिन जो तीसरी रो है वो 0 है, क्योंकि तीनों एलिमेंट 0 हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना हो गया, यहां पर 2 हो गया, राइट। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 हो गया, राइट। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आपने क्या देखा कि रैंक ऑफ A:B यानी ऑगमेंट मैट्रिक्स इज सेम एज रैंक ऑफ A। तो अब जब ये कंडीशन होती है तो सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट, राइट। तो सिस्टम कहलाता है आपका कंसिस्टेंट, यानी कि ये जो आपका सिस्टम हो गया वो संगत है, संगत या सुसंगत है, राइट। अब आप ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर हमारा जस्ट सेकेंड, यहाँ पर देखिए रैंक ऑफ ए कोलोन बी इज सेम एज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। थोड़ा इसका अर्थ आप समझिए, और जो और ये जो है लेस देन 3 है। अब ये 3 क्या आ गया, लेस देन 3 का क्या मतलब है, 3 कहाँ से आ गया। तो अगर आप ये देखेंगे, ये जो 3 मैंने लिखा है ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल हैं, x, y और z, राइट। 3 वेरिएबल हैं जिससे कि कम हो। तो अगर ये कंडीशन आ जाए कि जो रैंक है इन दोनों मैट्रिक्स की बराबर हो, जैसे यहाँ पर 2 है लेकिन वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, तो ऐसी केस में जो सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट के साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, राइट। इनफाइनाइट हल इसके होंगे। कंसिस्टेंट होने के साथ साथ आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे, राइट। कंसिस्टेंट के साथ अनंत हल होंगे। अनंत हल की क्या कंडीशन है कि ये दोनों तो बराबर आए, जो रैंक है वो बराबर हो लेकिन जो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों की रैंक 2 के बराबर आई है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो 2 का मान 3 से कम होता है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर यही 3 के बराबर आ जाता तो फिर आपका यूनिक सॉल्यूशन होता, राइट। अच्छा, रैंक के 2 आने का मतलब आप समझते हैं क्या है, क्योंकि वेरिएबल तो आपके 3 है लेकिन रैंक 2 आई है। तो देखेंगे ना, इसका मतलब है ये जो 3 इक्वेशन है ना, ये जो 3 इक्वेशन यहां पर लिखी गई है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज वेट, राइट। यहां पर जो हमने 3 इक्वेशन लिखी है, राइट, और रैंक आपकी 2 आई है यानी 1 कम है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं यहां पर जो 3 इक्वेशन है ना वो 3 इक्वेशन नहीं है, वो केवल 2 इक्वेशन है। इन्हीं 2 इक्वेशन की मदद से तीसरी इक्वेशन बनी है। यानी अगर आप देखेंगे यहां पर जो रैंक 2 आई है, इसका यही मतलब है कि ये तीनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये केवल 2 इक्वेशन इंडिपेंडेंट है। एक इन्हीं 2 में से बनाया गया है 2 की मदद से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप जो तीसरी इक्वेशन है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो अगर मैं तीसरी इक्वेशन जो है, अगर मैं समीकरण 2 माइनस 1 करता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है। अगर आप समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, सॉरी समीकरण 1 को घटाएंगे, राइट, तो आप देखिए 3x माइनस 2x होगा तो वो x है, y माइनस ऑफ माइनस 3y तो प्लस हो जाएगा तो 4y हो जाएगा, तो देखिए ये 4y है। z माइनस 5z माइनस 6z, तो ये देखिए माइनस 6z है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। तो अब आपने देखा कि यहां पर जो तीसरी समीकरण है बेसिकली वो 3 समीकरण नहीं है, इन्हीं 2 समीकरणों की मदद से तीसरी समीकरण जबरदस्ती की दे दी गई है, इसलिए इसका अनंत हल होगा। ठीक है, तो अगर 3 इक्वेशन होती और तीनों इंडिपेंडेंट होती, तीनों इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, तीनों इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, तीनों इंडिपेंडेंट तब होती है जब आपकी रैंक 3 आती, लेकिन रैंक 2 आने का मतलब है कि ये जो 3 इक्वेशन हैं वो तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, केवल 2 इंडिपेंडेंट हैं, उन्हीं 2 की मदद से तीसरी बना ली गई है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चूंकि उन्हीं 2 की मदद से तीसरी बना ली गई है तो उन्हीं 2 की मदद से तीसरी खत्म भी की जा सकती है, जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, राइट। हमने
आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो रैंक 2 है उसका क्या अर्थ है, राइट। रैंक 2 का मतलब 3 इक्वेशन में से केवल 2 इंडिपेंडेंट है, तीसरी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आपको, जैसे उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, जैसे आप कहते हैं कि 2 इक्वेशन हो और 2 अननोन हो, तो आप हल उनका निकाल सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 2 इक्वेशन हो और 2 अननोन हो तो आप हल हमेशा निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैंने 1 लिखा है, और दूसरी इक्वेशन मैं आपको कह देता हूं 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 टाइम्स वाई इक्वल टू 2। अब मैं कहता हूं आप इसका हल निकाल के दिखाइए, कभी नहीं आएगा, आप कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों? मैंने ये 2 इक्वेशन आपको दी नहीं है इफेक्टिवली, आपको एक इक्वेशन दिया है। क्या किया है? मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया है और मैं इसी में से दोनों तरफ 2 का गुणा कर दिया है, इंटू 2 कर दिया है। तो अब यही 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब जो दूसरी इक्वेशन है वो पहली पे डिपेंडेंट है, राइट। तो इसकी अगर आप रैंक निकालेंगे तो इसकी रैंक 1 आएगी, राइट, क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, राइट। और अगर इसको आप हल करने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं आप? हल करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो इस वाले में x का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, तो इस वाली इक्वेशन में देखिए यहाँ पर जस्ट सेकेंड, यहाँ पर 2 है तो आप यहाँ पर भी 2 का गुणा करते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। और उसके बाद आप क्या करेंगे? एक दूसरे में से एक में से 2 को घटा देंगे। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हल करने के लिए आप क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, जब घटाएंगे तो माइनस कर दिया और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये देखिए ये 0 हो जाएगा। 2x माइनस 2x यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा? ये माइनस 2y और प्लस 2y ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 और प्लस 0 और राइट साइड में आपको क्या मिलेगा? 2 और माइनस 2, तो ये क्या मिलेगा? ये भी आपको 0 मिलेगा, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं? 0 बराबर तो 0 हमेशा होगा, तो इसके अनंत हल होंगे। ये 0 इक्वल टू 0 की जो कंडीशन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो वो यहाँ पर है, यही चीज हो रही है, राइट। देखिए यहाँ पर जो आपका समीकरण था वो यही बता रहा है, राइट। अगर आपको ध्यान होगा तो हम लिखते कैसे हैं? अगर आपको ध्यान हो तो ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये z का कोफिशिएंट है और ये उस इक्वेशन के राइट साइड में जो कांस्टेंट है वो लिखा गया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए यही तो हमने कहा था कि यहाँ पर 1 है, ये 1 है, y का कोफिशिएंट है वो 4 है, ये z का कोफिशिएंट -6 है और इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर ये जो बता रहा है, ये जो लास्ट रो ये यही बता रहा है कि 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, राइट। तो यही ये 0 इक्वल टू 0 बता रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। अगर नहीं समझ में आया है तो फिलहाल के लिए आप इतना मान लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, आप फिलहाल के लिए इतना मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि अगर ये रैंक दोनों बराबर हो और जो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो तो कंसिस्टेंट होता है और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मैंने थोड़ा समझाने में ज़्यादा समय ले लिया है, अदरवाइज इतना समय लगता नहीं है इस सवाल को करने में, कोई बात नहीं, बट ये सवाल समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके केवल और केवल 2 ही इक्वेशन इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ से ये जो है, जस्ट अ सेकेंड, आई होप आपको इस समीकरण से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड वेट कीजिए प्लीज। अब ये आपने मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल लिया है, राइट। तो अब देखिए, जैसे जिस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, जिस प्रकार से आपने इस समीकरण से मैट्रिक्स फॉर्म में बदला है, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक इसी प्रकार से क्या आप मैट्रिक्स फॉर्म से समीकरण में बदल सकते हैं क्या? राइट, क्या करना होता है? ये जो फर्स्ट रो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 के बराबर हो जाएगी, यही तो है।
2x तो ये 2x, -3y तो ये -3y, ये 5z तो ये 5z, और किसके बराबर है, इस 1 के, तो ये वही 1 है। तो आई होप इसी प्रकार से आपको मैट्रिक्स फॉर्म से समीकरण भी बनाने आना चाहिए। जैसे लास्ट से, अगर लास्ट वाला इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन आपको बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और इसके बराबर होगा, यही तो है। देखिए 1 × x तो ये x है, 4y तो ये देखिए 4 और ये y, और उसके बाद ये -6 है और ये z तो ये देखिए -6z है, और किसके, ये 1 के बराबर है। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी गई है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कोफिशिएंट वाला साइड है, और ये कोलोन के बाद इक्वल वाले के बाद वाला साइन है। तो अगर मैं यहाँ पे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, नीचे से इक्वेशन बनाते हैं, राइट, तो अगर यहाँ से मैं बनाऊंगा तो ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये z का कोफिशिएंट है, और ये 0 के बराबर है, राइट। तो अगर मैं ये इक्वेशन बनाऊं तो ये हो जाएगा 0 × x प्लस 0 × y प्लस 0 × z इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा 0 बराबर 0, तो यहाँ से तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। 0 = 0 तो हमेशा ही होता है, इसमें नई बात क्या है, राइट। तो इसमें नई बात कोई नहीं है, यहाँ से हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। 0 = 0। अब आ जाइए ऊपर ये सेकेंड इक्वेशन में, राइट। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये देखिए 0 × x होगा, 1 × y होगा, -17/11 × z होगा, और इक्वल साइन के बाहर ये लिखा जाएगा, राइट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 0 × x प्लस 1 × y -17/11 × z इज इक्वल टू 1/11, राइट, 1/11। तो अब ये देखिए, ये जो 0 × x है ये तो खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट, फाइन। और ये देखिए 1 × y क्या हो जाएगा, केवल y, तो यहाँ से 1 को हटा देता हूँ, 1 कोफिशिएंट लिखते नहीं, राइट। तो ये इक्वेशन आपकी 4 हो गई, राइट, ये इक्वेशन आपकी 4 हो गई। आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो रैंक हमारी आई है 2 आई है, और जो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं वो कितने हैं, 3 हैं, राइट। तो इसके इनफाइनाइट हल होते हैं, ये <3 है, और इसमें इनफाइनाइट, ये जितना डिफरेंस आएगा ना, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और रैंक 2 है, तो 3 - 2 कितना हुआ, 1। तो एक वेरिएबल आर्बिट्रेरी आपको अपने से मानना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये तीसरी इक्वेशन से आपको कुछ मिला ही नहीं, तो यहाँ पर एक वेरिएबल को आपको खुद से मानना पड़ेगा। कितने वेरिएबल को मानेंगे वो कैसे डिसाइड होता है, जो आपका नंबर ऑफ वेरिएबल है उसमें से रैंक को घटा देते हैं, तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। तो एक वेरिएबल को आपको खुद से मानना पड़ेगा। तो मैं इस सवाल में z को मान लूंगा, और उसके आधार पर y और x का मान आएगा, जो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा, राइट। तो अब पहली इक्वेशन से क्या आएगा, पहली रो से क्या आएगा, ये जो आपका x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, और ये z का कोफिशिएंट है, और ये इक्वल साइन के बाद वाला है, राइट। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 × x प्लस 4 × y माइनस 6z इज इक्वल टू 1, राइट। तो आपके पास देखिए इफेक्टिवली यही 2 इक्वेशन है, और आपके पास अननोन 3 है। तो एक अननोन को आपको खुद से मानना पड़ेगा, राइट। तो मैं मान लेता हूं, क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि 3 इक्वेशन और 3 अननोन होते तो मैं सॉल्व कर लेता, राइट। लेकिन यहां पर 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है इफेक्टिवली, तो हमें किसी एक वेरिएबल को मानना पड़ेगा। और वो एक कहां से आ रहा है आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल 3 है, रैंक आपकी 2 है, तो जो 3 और 2 का डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक, 3 - 2 1, तो एक वेरिएबल को आपको मानना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इफेक्टिव 2 ही इक्वेशन है, भले यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन दी गई है, लेकिन तीसरी इक्वेशन डिपेंडेंट थी, राइट। तो अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ z को, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट z इज इक्वल टू k। k क्या है,
के एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कुछ भी हो सकता है, जो रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी का मतलब रियल नंबर, राइट। तो हमने ये मान लिया समीकरण 6, के इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कोई रियल वैल्यू हो सकती है। उसके बाद आप देखिए, अब जो आपको ये जो आपने z इक्वल टू के माना है, इसको समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ से z की जगह मैं k लिखता हूँ, तो y माइनस 17/11 इंटू जेड इज इक्वल टू 1/11, राइट। सॉरी, z की जगह मुझे k लिखना था, मैं भूल गया, आई एम सॉरी, क्योंकि हमने z की जगह k माना है, राइट। तो यहाँ से y का मान क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू 17/11 k प्लस 1/11, राइट। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू देखिए 11 आपका एलसीएम हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर 17k प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 7 में मान लेता, राइट। अब देखिए y और z के मान निकल गए हैं। अब आप क्या करेंगे, देखिए y और z के मान निकल गए, तो अब समीकरण 5 से आप x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से हो गया ये x प्लस 4y 4 टाइम्स, और y का मान यहाँ पर दिया गया है, तो ये मैं y का मान रख लेता हूँ। y का मान हो गया आपका 17k प्लस 1/11, और उसके बाद क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, -6 टाइम्स z क्या है, z की जगह k है, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो मैं इसको हल करता हूँ अगले पेज पर, थोड़ा समय लग रहा है, समय दीजिएगा। आई होप आपको समझा दूंगा कि कैसे ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये हमें यहाँ से x का मान निकालना है, ओके। तो अगर x का मान निकालना है तो ये राइट साइड में 1 है, और ये +6k हो जाएगा, राइट। सो ये +6k, और ये माइनस, उसके बाद ये 4/11, और ये पूरा टर्म हो जाएगा ये वाला, राइट, -4/11, और ये 17k प्लस 1, राइट। तो अगर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 11 एलसीएम हो जाएगा, और ये 1/1 तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो 11 और 6 ये 66k हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, ये 68k हो जाएगा, राइट, और -4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 11 - 4 कितना हो गया, ये 7 हो गया, x इज इक्वल टू ये 7, और यहाँ पर 66 - 68 ये -2k डिवाइड बाई 11। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, मैं पहले वेरिएबल को लिख लेता, तो -2k प्लस, रादर वेरिएबल नहीं है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कुछ भी मान ले सकता, डिवाइड बाई 11। और y का मान आपने कितना निकाला है इधर, y इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए, मैं इसे जस्ट कॉपी ही कर लेता हूँ, 17k प्लस 1 डिवाइड बाई 11, ये मान है 17k प्लस 1 डिवाइड बाई 11। z इज इक्वल टू हमने k माना था, और इसी के आधार पर ये हमारा सोल्यूशन आया था, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है। अब आप देखिए इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्या अर्थ है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर रैंक ऑफ a कोलोन b सेम एज रैंक ऑफ a, और वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं। जैसे यहाँ पर 2 रैंक आई और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 थे, यहाँ पे रैंक 2 आई और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 थे, इसलिए जो 3 और 2 का डिफरेंस होगा, यानी 3 - 2 1, तो आपको एक वेरिएबल को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 इक्वेशन नहीं थी, इफेक्टिवली ये 2 ही इक्वेशन थी। तो एक वेरिएबल को आपको 3 - 2, एक वेरिएबल को जो आपको मानना पड़ा, तो हमने यहाँ पर z बराबर k मान लिया।
उसके बाद हमारा x का मान ये आया, y का मान ये है और z का मान ये है। अब देखिए, अब k के मान आप रखते जाइए, राइट। 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, 100 रख लीजिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे k का मान रखेंगे वैसे वैसे x, y और z का मान आता रहेगा। तो k एक रियल नंबर है, तो k के कितने मान संभव है? अनंत मान संभव है। 0, 1, 2, 10, 100, -10, -7, जो भी आप सोच लीजिए, तो k के अनंत मान हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से चूंकि x, y और z तीनों k पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए x, y और z के अनंत मान हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। पिछले दोनों क्वेश्चन जरूर देख लीजिए और अगले वीडियो में एक क्वेश्चन हम कराएंगे जिसमें आपको नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। उसके बाद हम आपको समरी बता देंगे कि क्या समरी है, राइट। ठीक है, तो आई होप आप फिलहाल इसमें मुझे ये बताइए कि अगर इन जनरल रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स A:B इज सेम एज रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A और ये लेस देन n हो, यानी n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हमारा सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट तो ये दोनों रैंक बराबर आ गई तो कंसिस्टेंट होगा। और अगर ये लेस देन n होगा तो किस टाइप का सोल्यूशन होगा? क्या यूनिक सोल्यूशन होगा, क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या नो सोल्यूशन होगा? ये कमेंट करके आप बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।